फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है यूनानी आक्रमण, और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मौर्यकाल। तो हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा ये बात आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो यूनानी आक्रमण हुआ है प्राचीन काल में, तो क्या यूनानी आक्रमण के भी पहले कोई आक्रमण हुआ है? तो डेफिनेटली अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्राचीन भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया, और ऑप्शन इस तरह से दिए हों कि यूनानियों ने दिया हो, फिर मान लीजिए कि अरबियों ने दिया हो, और एक कुषाण दिया हो, शक दिया हो, इस तरह से अगर ऑप्शन दिया हो, तो सबसे पहले जो आक्रमण किया है वो ईरानियों ने किया है। ठीक है, तो ईरानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत में। यहाँ पर यह है कि एक शासक था ईरान का जिसका दारा वहू नाम था। तो जो दारा वहू नाम था वो पारसी कहें या फिर ईरानी कहें, जो भी कहें, तो वो शासक था, और दारा वहू ने ही पहले आक्रमण किया था भारत में। क्योंकि जब जो ये इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म अपना प्रसार कर रहा था, तो वो भारत की ओर भी अपनी कदम बढ़ाए थे। तो उसी में एक शासक हुआ था दारा वहू, जिसने आक्रमण किया था। तो यूनानी आक्रमण के पहले वो पारसीक या फिर ईरानी जो आक्रमण था वो भारत में हुआ था। एक बात और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा मैं कि देखिए, ये जो भी वीडियो हैं ये पूरे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो आपको सिर्फ ऐसा लग जाए कि नहीं हलवा है, हम पीते जाएं। ये आपको थोड़ा कठिन लग सकती हैं चीज़ें, लेकिन इस बात का विश्वास रखिए कि यदि सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्शन के हिसाब का ही ये पूरा मैटर है। बहुत सारे देखिए, आप कहीं अन्य जगह पढ़ते होंगे या जहाँ से भी पढ़ते होंगे, तो वो चीज़ें आपको हो सकता है बड़ी मतलब कि अच्छी लगती हो या बड़ा सूप जैसा लगता हो, लेकिन रियलिटी ये है फ्रेंड्स कि जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा क्रिटिकल ही मिलेंगे, और यहाँ पर आपको बेस्ट लेवल पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये सारे वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और मेरा विश्वास है कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि यूट्यूब का उपयोग आप मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इसका उपयोग करिए, और मेरा विश्वास है आपको लाभ जरूर होगा। चलिए, तो अब यूनानी आक्रमण पढ़ते हैं। देखिए, सिकंदर के पहले हमले के समय उत्तर भारत का शासक यहाँ पर जो था वो कौन था? देखिए, नंद वंश का उस समय शासन था। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी, तो हम चर्चा के दौरान यहाँ तक चर्चा किए थे कि नंद वंश आया था, और नंद वंश में महापदम नंद उसका मुख्य जो शासक हुआ था, पहला शासक। इसके बाद घनानंद उसका अंतिम शासक था। तो उस समय क्या था कि जब सिकंदर भारत में प्रवेश कर रहा था या फिर यहाँ आक्रमण के लिए आया था, तो उस समय यहाँ का जो शासक था, मगध का जो शासक था, वो नंद वंश का शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था, इसलिए सिकंदर के समकालीन शासक घनानंद, जिसका काफी बड़ा क्षेत्र यहाँ पर था। हालांकि अन्य छोटे छोटे राज्य भी भारत में मौजूद थे उस समय, लेकिन सबसे बड़ा जो राज्य था वो नंद वंश में कहें या फिर कहें घनानंद का ही जो राज था वो सबसे बड़ा था। कथन और कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, और इसका कारण दिया है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया। तो देखिए, यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि देखिए, सिकंदर लगभग 327 ईसा पूर्व के लगभग भारत में उसने एंट्री मारी। इसके बाद कहीं कहीं ये प्रमाण मिलते हैं कि मतलब कि 323 में यहाँ से चला गया, कहीं 325 में आया था, कहीं कहीं ये प्रमाण मिलते हैं कि 327 में आया, 2 साल रहा, मतलब 325 ईसा पूर्व में चला गया। तो जो भी, लेकिन यहाँ पर ये कथन सही है कि वो 2 साल तक रहा और फिर चला गया। लेकिन वहीं पर ये जो दूसरा कारण में दिया है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय इससे युद्ध नहीं किया था, वो सिर्फ घनानंद को पराजित करने में काफी उस समय व्यस्त था, इसलिए चंद्रगुप्त का सामना इससे नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, सेल्यूकस निकेटर से उसका जरूर सामना हुआ था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर से 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जीता भी था, और सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना, उसके साथ फिर चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुई थी, और एक संधि हुई थी जिसमें से कि राज्यों का अपनी एक सीमा निर्धारित कर ली गई थी कि इसकी सीमा मतलब कि मौर्य साम्राज्य की ये सीमा रहेगी, और जो यूनानियों की जो सीमा है वो ये रहेगी।
युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वो था मस्सग। देखिए मस्सग एक उस समय कहें कि राजधानी थी, और राजधानी किसकी थी? अस्वक की राजधानी थी। एक राज्य था अस्वक, अस्वक की राजधानी थी मस्सग। और ये मस्सग में क्या था कि वहां की सेना से लड़ाई हुई चंद्रगुप्त उसकी सिकंदर की। तो सिकंदर की सेना ने जब यहाँ के लोगों को, मस्सक के लोगों को हरा दिया, तो यहाँ की जो औरतें थी इन्होंने शस्त्र धारण किया और युद्ध किया, और उस युद्ध में बहुत सारी जो महिलाएं थी वो मारी गई थी। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण ये था कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज जो थी वो बेहतर थी, और उसे देशद्रोही शासकों का भी मतलब सहयोग मिला था, क्योंकि उस समय जो तक्षशिला का शासक था उसने आम्भिक जो था उसने क्या किया था कि उसका सपोर्ट किया था। तो सिकंदर का सपोर्ट आम्भिक ने कर दिया, वो तक्षशिला का शासक था, तो इससे उसको एंट्री मारने में मतलब सहायता मिल गई। इसकी वजह से यहाँ की जो शक्तियां थी वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गई थी। हालांकि पोरस जो एक राजा था, यहाँ पर देखिए अगले उसमें दिया ही है स्टेटमेंट में कि भारतीय राजा जिससे सिकंदर की सेना से युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, उसको झेलम वितस्ता युद्ध भी कहते हैं। तो देखिए ये जो युद्ध था पोरस के साथ में। तो झेलम नदी के किनारे पोरस की सेना से सिकंदर का युद्ध हुआ था, और इसमें से पोरस हार गया था, लेकिन चूंकि वो बहुत वीरता से लड़ा था इसलिए सिकंदर ने इस पोरस को क्या अपना मतलब मित्र बना लिया था, उसको राज्य भी उसने वापस कर दिया था। नियार्कस, आनेसिक्रेटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ नहीं आया था वो था डाइमेकस। देखिए जो डाइमेकस था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार के समय में आया था। ये डाइमेकस एक राजदूत था। और बाकी यहाँ पर देखिए नियार्कस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये जो लेखक थे ये लोग कब आए थे? सिकंदर के साथ में आए थे। अब देखिए अपना जो अगला टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। तो देखिए मौर्य साम्राज्य, जैसा कि नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसमें जो चाणक्य होता है वो इसकी सहायता करता है, और जो उस समय के जो लेख मिलते हैं उन लेखों में जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसको कुलहीन कहा गया है। कुलहीन कहने का मतलब ये है कि ये निम्न जाति का था, तो निम्न जाति का था, कुलहीन भी कहा गया है इसको। तो ये एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से शूद्र राजा ही था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की उस समय। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 323 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करता है, और 323 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करके वो यहाँ के काफी बड़े क्षेत्र को अपने शासन में ले लेता है। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? यह देखिए मौर्य, मतलब कि गुप्त शासन, या फिर मौर्य, वर्धन मतलब ये हर्षवर्धन वाला, और कुषाण, इनमें से सबसे पुराना कौन है? मौर्य है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। अब देखिए विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य का काफी वर्णन किया गया है। तो विशाखदत्त कृत एक वो जो है मतलब कि, तो इस ग्रंथ में इन दोनों का वर्णन मिलता है। सैंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ये की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सैंडोकोट्स नाम का एक मतलब लेख में उल्लेख हुआ था, तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य से इसने पहचान दी थी। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंडोकोट्स मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वो किया है जस्टिन ने। तो जस्टिन ने इन दोनों की भेंट का उल्लेख एक जगह पर किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कौटिल्य इन्हीं का दूसरा नाम चाणक्य था, और इन्हें विष्णु गुप्त भी कहते थे।
एक नाम इतिहास में और आता है विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा अलग व्यक्ति है और विष्णुगुप्त अलग व्यक्ति है। विष्णुगुप्त जो है वो कौटिल्य या चाणक्य है, लेकिन विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र का लेखक है। ठीक है, तो वो दूसरा व्यक्ति है। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। और देखिए चाणक्य एक जैन परिवार में पैदा हुए व्यक्ति थे और जैन जो संत थे उनके हिसाब से भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये बहुत बड़ा शासक बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा किंग मेकर बनेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है कि शासन कैसे चलाया जाए, इस प्रकार की पुस्तक है ये अर्थशास्त्र। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो ये चाणक्य हुआ, इन्होंने राज्य के सप्तांग 7 अंग बताए थे कि 7 ये अंग होने चाहिए तभी राज्य सही से चल पाएगा। जिसमें उसने कहा कि राजा होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो मित्र कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 7वां अंग किसको बताया है, तो 7वां अंग यहाँ पर मित्र को भी बताया गया है। देखिए तो इस प्रकार से राज्य के 7 अंग बताए गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है किसका, राजनीतिक नीतियों का। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसके आज के सिद्धांत को हम देखें तो इसका जो सिद्धांत था वो ये कहता था कि राज धर्म चलेगा, कोई विशेष धर्म की कोई सत्ता नहीं चलेगी। मतलब ऐसे जैसे आज हम सिविल संहिता, समान सिविल संहिता की बात करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि देखिए जो हमारा संविधान है, संविधान के ही नियम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म अगर ये कुछ कह रहा है और वो विरोधी है किसके, ये अगर विरोधी है हमारे संविधान के, तो ये चीजें खारिज हो जाएंगी, ये चीजें नहीं चलेंगी। सिर्फ क्या चलेगा, राजधर्म अर्थात कि संविधान ही चलेगा। तो इसी प्रकार से उस समय ये कंसेप्ट चाणक्य ने दिया था जो कि आज तक भी प्रासंगिक है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है किसकी, इसी की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, तो डाइमेकस कब आया था, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका, लकड़ी का। देखिए ये पाटलिपुत्र का जो महल है इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं और ये अवशेष जो प्राप्त हुए हैं इनको देखकर इस तरह का वर्णन किया गया है, ये भी कहा गया था कि ऐसा मनुष्य तो काम कर ही नहीं सकते, डेफिनेटली ये दैत्यों द्वारा बनाया गया होगा। इतना अच्छा महल उस समय लकड़ी का बनाया गया था। तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वो है देखिए पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में वही ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है वो प्राप्त हुआ है। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। तो बुलंदीबाग जो स्थान है वो किसका क्षेत्र था, पाटलिपुत्र का क्षेत्र था। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो वो कौन था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने दक्कन को जीता था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली जीत मतलब किसने की थी, या फिर मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब देखिए जूनागढ़ का जो अभिलेख है इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो पश्चिम भारत में भी पूरे तरह से फैला हुआ था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से या शिलालेख से। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था को हराया था। अब देखिए यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर, जैसे हमने पहले चर्चा की कि सेल्यूकस निकेटर हराया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये कितने में, 305 ईसा पूर्व में हराया था। और इसकी संधि जो हमने अभी चर्चा की थी कि हेलेना जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी उसकी शादी करने पे ये हुआ था। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है और इसमें से
ये एक्चुअली हम इसमें बताना है कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये किस राज्य को इंडिकेट करता है। तो देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये मौर्य राज्य को इंडिकेट करता है। देखिए ये जो इतना बड़ा जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये क्षेत्र ना तो एक साथ अंग्रेजों के ज़माने में रह पाया है, ना आज है, और ना ही किसी और राजा के कंट्रोल में इतना बड़ा क्षेत्र भारत का रहा है, या भारत के जो आसपास का क्षेत्र रहा है, जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय एक्चुअली ये अशोक के समय का है, तो अशोक के काल का इतना बड़ा जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो बहुत ही विशाल था, जो कि किसी अन्य काल में हमें देखने को नहीं मिलता है। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। अब देखिए उदारता, सहिष्णुता और करुणा, तीन चीजों मतलब इन तीन चीजों को मिला के अशोक ने एक धर्म स्थापित करने की बात की थी, जिससे कि वो अपने राजधर्म को इस ढंग से मतलब कि डिजाइन करे कि सारे लोगों का कल्याण हो सके। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था वो था श्रीलंका। तो श्रीलंका और इसके साथ साथ में कुछ नीचे के राज्य थे, नीचे के राज्य जिसमें से केरल पुत्र का उल्लेख है, पांड्यों का, चेरों का उल्लेख मिलता है हमें। तो वो जो राज्य थे वो इसके कंट्रोल में नहीं थे, बाकी काफी बड़ा क्षेत्र इसके कंट्रोल में था। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है वो है द्वितीय शिलालेख। अब देखिए द्वितीय शिलालेख में ये बताया गया है, जैसे अभी हमने चर्चा की, कि जो नीचे के मतलब क्षेत्र थे, सिर्फ वही क्षेत्र कंट्रोल में नहीं थे या फिर मतलब अशोक के अपने हस्तक्षेप में नहीं थे, जिसमें केरल पुत्र है, पांड है, चेर है, इस तरह के शासक, बाकी अब पूरा वो जो क्षेत्र है वो इसके कंट्रोल में था। और ये हमें दूसरे अभिलेख में मिलता है। देखिए अभिलेखों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अशोक जो है इसके जो अभिलेख हैं वो तीन तरह के हमें मिलते हैं। एक तो सीधे सीधे हमें शिलालेख मिल जाते हैं, ठीक, एक दूसरे मिलते हैं हमें पिलर वाले मतलब कि स्तंभ लेख, और एक जो मिलते हैं वो मिलते हैं फ्रेंड्स गुहा लेख। अब देखिए जो ये वाले हैं लेख, शिलालेख, ये सीधे सीधे इस तरह की शिलाओं पे लिखे गए हैं। स्तंभ लेख जो हैं वो स्तंभों में लिखे गए हैं, ठीक है, स्तंभ बनाए गए हैं उनमें लिखे गए हैं। गुहा लेख जो हैं ये खोह बना के या गुफा बना के जो बनाई गई हैं उनमें जो लेख हैं उनको हम गुहा लेख कहते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि अभिलेख जो हैं इनकी भाषाओं में खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक, इस तरह की भाषाओं का यूज किया गया है। सबसे ज्यादा जो है वो ब्राह्मी में है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्टी में कम लिखे गए हैं, और इसके बाद अरमाइक में भी और ग्रीक में भी बहुत कम मात्रा में अभिलेख मिलते हैं। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। अशोक के शिलालेखों में ये भी इंडिकेट किया गया है कि सारे पशुओं के लिए और व्यक्तियों के लिए औषधशालाएं खोली जाएंगी, अस्पताल खोले जाएंगे, उनको मारा नहीं जाएगा बल्कि उनकी मतलब देख रेख भी की जाएगी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण मिलता है किससे? देवानाम प्रिय। अब देखिए देवानाम कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि देवानाम प्रिय किस शासक के लिए मतलब इंडिकेट करता है, या देवानाम प्रिय किस शासक को कहा गया है। तो ये किसको कहा गया? अशोक को। तो अशोक को देवानाम प्रिय, इसका मतलब होता है जो देवों को प्रिय हो। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है जो दिखने में सुंदर हो। तो इस प्रकार से देवानाम प्रिय जो है ये अशोक के लिए इंडिकेट किया गया है, और इससे ये भी पता चलता है कि हिंदू धर्म में भी इनकी आस्था बनी थी, या रास्ता मतलब इनकी आस्था थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा अग्रेजित की गई थी पाटलिपुत्र में, या फिर मतलब हम ये कहें कि अशोक के समय में बौद्ध संगीति जो हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति। जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था फ्रेंड्स तो आपको हमने बताया था कि 251 ईसा पूर्व में बौद्ध के समय में मतलब कि अशोक के समय में पाटलिपुत्र में ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे
तो मौर्य शासकों में से एक तो अशोक और दूसरा दशरथ, ये दोनों बौद्ध के अनुयायी थे। और लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें कि मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। और अगर बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का हमें एक आजीवक संप्रदाय नजर आता है कि वो लगभग आजीवक संप्रदाय से कुछ जुड़ा हुआ था और कुछ वो जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ था। और बाकी अशोक और दशरथ ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित थे या फिर बौद्ध धर्म के प्रचार में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी। तो मौर्य शासन में अधिकारी जो थे उनको रज्जुक कहा जाता था। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक, युक्ति, प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं थे वो थे अग्रहारिक। तो अग्रहारिक मौर्य शासन के मतलब कि अंग नहीं थे। बाकी यहाँ पर देखिए युक्त है, प्रादेशिक है, राजुक है, ये सारे उसके अंग थे, प्रशासन के अंग थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था किसके समय? अशोक के समय। और यही सारनाथ जो है इसमें एक वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते जो लिखा है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। देखिए जो सारनाथ है, सारनाथ का स्तंभ आप जानते होंगे कि हमारा राज चिन्ह के रूप में भी इसको हमने एक्सेप्ट किया है। और इसमें 4 शेर 4 दिशाओं की ओर बने हुए हैं और एक दूसरे से पीठ सटा के लगे हुए हैं। इसके बाद उसमें एक नीचे एक राउंड वो बना है जिसके ऊपर ये पूरा स्तंभ है और नीचे ये पूरा पिलर हो गया इसका। और यहाँ पर देखिए ये राउंड जो है इसमें से आपने देखा होगा इसमें 4 पशु बने हैं। कितने? 4। अब 4 पशुओं में क्या है? देखिए इनमें से एक तो है हाथी, ठीक है, दूसरा है बैल, तीसरा यहाँ पर मिलता है आपको घोड़ा और चौथा आपको यहाँ पर मिल जाता है क्या? शेर। तो इस प्रकार से वो जो राउंड पे नीचे अगर आप कोई नोट भी देखते हैं तो उसमें आपको 2 उसमें दिखाई देते होंगे कि घोड़ा दिखाई देता है, बैल दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देते हैं। लेकिन उस घेरे में कितने जानवर हैं? 4। सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है वो कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप अशोक द्वारा ही बनवाया गया था प्रारंभिक रूप से। बाद में शुंग काल में इसमें जंगलों में काफी काम हुआ था। सांची का स्तूप बनवाया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि मिलान करना है। तो मिलान में देखिए कौशाम्बी, ये घोषित राम विहार। घोषित राम विहार जो है यह मठ है, ये कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। कुशीनगर, कुशीनगर में है रानाभर स्तूप। और सारनाथ में धमेक स्तूप है। देखिए सारनाथ जो है धमेक स्तूप जो है यहाँ से क्या हुआ था कि धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, अर्थात बुद्ध ने यहीं से अपने धर्म का प्रचार शुरू किया था। श्रावस्ती में क्या है? श्रावस्ती में सहत महत जगह है, तो ये भी इसी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। अभी मौर्य काल का कुछ पोर्शन बचा है, वो अगले वाले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिल रही होगी फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक अवश्य करें, क्योंकि वही हमारे लिए एक प्रकार से रिवार्ड होता है और हमें प्रोत्साहित भी करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ में। और लास्ट तक इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।